दोस्तों नमस्कार। किस बात से डरती है सरकार और जिस बात से डरती है सरकार, क्या वही मुद्दे इस दौर में सड़कों पर गूंजने लगे हैं? राजनीतिक तौर पर सरकार ने हर उस मुद्दे पर रेड कारपेट डाल दी है जो मुद्दे इस देश की जनता से जुड़े हुए हैं। और संसद के भीतर हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी गारंटी, इन दोनों दायरों में कभी वो मुद्दे आ नहीं पाते हैं जिन मुद्दों को लेकर इस देश के भीतर में अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल सिर्फ गांव शहर भर का नहीं है, वो तो जंतर मंतर तक भी आवाज अब बहुत साफ तौर पर उभर रही है। लेकिन इन आवाजों को आपने टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए देखा नहीं होगा, इन दृश्यों को आपने सुना नहीं होगा। यहां तक कि राहुल गांधी जिन आवाजों को और बल दे रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि चुनाव का मौका है और वह एक भारत जोड़ो न्याय हक की यात्रा निकाल रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि संगठन के तौर पर कांग्रेस बिखरी हुई है, ये जानते समझते हुए कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम छत्रपों की शिकायत एक ही है कि कांग्रेस की अपना संगठन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतना मजबूत नहीं है जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है। लेकिन पहली बार एक नया सवाल इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निकल कर आ रहा है। राहुल गांधी कहीं वोट नहीं मांग रहे हैं। राजनीतिक तौर पर किसी को भी यह शिकायत हो सकती है, जब 2 महीने के बाद चुनाव है तो ऐसी रैलियों में, ऐसी यात्राओं में वोट क्यों नहीं मांगते हैं। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि जनता के भीतर अगर खुद ही इतने बड़े बड़े सवाल इस दौर में उठने लगे हों जो उनकी जिंदगी से, उनकी जरूरतों से और उस परिवेश से जुड़े हुए हों, जिसको लेकर वह सोच रहे हों कि शायद कुछ तो समाधान निकलना चाहिए, तो क्या राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ लिया है जिस नब्ज के दायरे में इस देश की महंगाई है, बेरोजगारी है, कॉरपोरेट की लूट है, कॉरपोरेट को दी जाने वाली रियायत है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो बड़ी तादाद में टैक्स लेने की परिस्थिति सरकार ने खड़ी की है? क्या सारे मुद्दे इस दौर में आकर सिमट चुके हैं और लोगों के भीतर अब यह सवाल है कि उनके मुद्दों को कहेगा कौन और कह कौन रहा है? क्या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकारों को डराने के लिए एजेंसियां तो दिल्ली से निकल गई, लेकिन सरकारें डरी भी, फिसली भी, लेकिन जनता के भीतर सरकारों के डरने का असर बिल्कुल नहीं है? और शायद यही वजह है बंगाल से जब झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा घुसी तो वहां का जो नजारा था वो ये बताने के लिए काफी था कि अगर ममता बनर्जी फिसली है, हालांकि उससे पहले मुर्शिदाबाद में भी जबरदस्त लोगों का समूह उभर के आ गया था सामने, लेकिन झारखंड के भीतर, और झारखंड में तो सरकार 24 घंटे पहले ही लड़खड़ाई, आरोप तक लगे। इन तमाम सवालों का जवाब जो लोगों के जहन में था, क्या उन्हीं बातों का जिक्र जानबूझकर अब राहुल गांधी कर रहे हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस कितनी जागृत होती है या उसका संगठन कितना सक्रिय होता है, उससे कहीं दूसरी दिशा में अब वो चाहते हैं कि जनता ही जागृत हो जाए? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें लगता है कि जो बातें नजर नहीं आ रही हैं इस देश के भीतर और सरकार की छांव तले रेंगते हुए मीडिया के जरिए, आज उन बातों पर गौर कर लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दे देश की सरकार ने रेड कारपेट के नीचे दफन कर दिए और उसे खोद खोद कर राहुल गांधी अब खुले तौर पर जनता के बीच उठा रहे हैं। पहली तस्वीर, जैसे ही बंगाल से झारखंड के भीतर भारत जोड़ो न्याय हक की यात्रा घुसती है तो नजारा क्या होता है, इस दृश्य को देखिए, क्योंकि यह संथाल परगना का इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है। ये इस देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। सामान्य तौर पर आदिवासियों से इस देश का शहरी संवाद भी बना पाने की स्थिति में होता नहीं है। खनिज संसाधनों की यहां भरपूर मात्रा है, इसीलिए कॉरपोरेट की लूट भी सत्ता के जरिए यहां पर भरपूर है और यहीं पर इसीलिए अडानी का पावर प्लांट भी है, इसीलिए बड़ी तादाद में कोयला खदानों पर कॉरपोरेट का कब्जा भी है। लेकिन हर तस्वीर एक एक करके, पहले एक तस्वीर जो झारखंड का नजारा था इस यात्रा को लेकर। चलो भाई चलो।
आप सब आए, आपने इतना समर्थन किया यात्रा का, इतनी मोहब्बत दी, अपनी शक्ति दी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। झारखंड तो यूं भी आंदोलन से निकला है और आंदोलन करने वाले इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हैं। वह खुद इस यात्रा में भी पहुंचे, लेकिन आंदोलन के जरिए जब राज्य मिल गया तो वहां पर क्या कॉरपोरेट लूट शुरू हुई और उसी कॉरपोरेट लूट के हक में केंद्र की सरकार ने एजेंसियों को लगा दिया और इसीलिए झारखंड की सरकार डामाडोल हो गई जिसे जनता ने चुना था। यह सवाल सामान्य तौर पर कोई उठाता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं वहां कांग्रेस की नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिसको समर्थन कांग्रेस ने दिया है। बावजूद इसके लोगों के भीतर यह सवाल सिर्फ 24 घंटे के बाद जवाब देने के लिए, वह भी नेहरू गांधी परिवार की विरासत को लिए हुए, अगर राहुल गांधी इन्हीं सवालों को लोगों के बीच उठाते हैं तो इसके मतलब मायने क्या होंगे, उससे पहले जरा सुन लीजिए किस तरीके से केंद्रीय एजेंसी या मोदी सरकार की पहल को सीधे सीधे दो दो हाथ करने की स्थिति में खुद को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को लेकर कैसे राहुल गांधी खड़ा होना चाह रहे हैं, जहां वो वोट नहीं मांगते हैं, सिर्फ हालातों का जिक्र करते हैं। अब आपकी सरकार के खिलाफ अन्याय हुआ, आपको, आपने यहां सरकार चुनी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार चुनी ना। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? ईडी को पकड़ा, सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए, जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। सही बोले? तो यहां उन्होंने आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की। जो आपने चुनी सरकार, उसको बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की। और हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आपका जो मतदान था उसकी रक्षा की और आपकी सरकार यहां पे हमने बचाई। और पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया जो पार्टनर्स हैं, ये बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। जाहिर है संसद के भीतर इस तरीके से राहुल गांधी बोल नहीं पाते हैं या बोलते नहीं हैं, या संसद की चार दीवारी इस बात की इजाजत देती नहीं है कि संसद में दिए गए भाषण और सड़क पर बोली गई बातों में कितना फर्क होता है। उसके कंटेंट में फर्क होता है, उसके जरिए लोगों की भावनाओं को छूने का जो प्रयास सड़क पर होता है वो संसद के भीतर होता नहीं है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर सड़क की राजनीति जिसने कर ली फिर उसके लिए सत्ता दूर होती नहीं है। और शायद यही वजह है कि बंगाल से झारखंड तक की यात्रा के बीच में चाहे किसानों से बातचीत हो, मजदूरों से बातचीत हो, यहां तक कि ट्रक ड्राइवर और बीड़ी मजदूरों से बातचीत हो, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर युवाओं से बातचीत हो, लड़कों से बातचीत हो, जो बेरोजगार हैं उनसे बातचीत हो, जिनके हाथ में डिग्री हो उनसे बातचीत हो, और उनसे बातचीत का संवाद इस दिशा में चले जाए कि आखिर नौकरी उन्हें क्यों नहीं मिल रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था अगर इतनी मजबूत है तो भी हम
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर जिस बात का जिक्र मोदी गारंटी के साथ लगातार सरकार कर रही है, तो उस दायरे के भीतर इस देश में जिनके पास काला धन है, जिनकी शेल कंपनियां चलती हैं, जो कॉरपोरेट मित्र के तौर पर सत्ता के साथ खड़े हैं, उन्हीं का नेटवर्थ क्यों बढ़ता है? और अगर यह पूंजी इतनी बड़ी तादाद में शिफ्ट होती चली जा रही है और यहां तक कि बैंकों का कर्ज भी अगर माफ होता है, तो वह सिर्फ कॉरपोरेट का क्यों होता है, वह किसानों का क्यों नहीं होता है? जाहिर है ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आप समुदायों के बीच में इस देश के भीतर घूमते घूमते बनाएंगे और लोगों की नजर इस बात को लेकर होगी कि अरे यह तो दिल्ली से आए हैं, तो संवाद बड़ी तेजी से होता है। इसीलिए पहला सवाल आज यह भी है कि जिन बातों का जिक्र झारखंड में हो रहा है या जिन बातों का जिक्र झारखंड में इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उसकी आबो हवा की कोई खुशबू भी दिल्ली में है या नहीं है? हमें लगता है उससे पहले हम झारखंड से पहले एक नजारा आपको दिल्ली के जंतर मंतर की चंद तस्वीरों का दिखाना चाहते हैं। यह बेरोजगार युवक हैं, बेरोजगार लड़के हैं जो सेना में शामिल होना चाहते थे। अग्निवीर के जरिए इनके पास कुछ भी नहीं है और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर जंतर मंतर पर इस देश के तमाम युवा पहुंचता है और दूसरी तरफ यही संवाद राजनीतिक तौर पर देश के दुरुस्त इलाकों में हो रहा हो और इस बात के संकेत दे रहा हो कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था ने किस तरीके से समाज के भीतर बेरोजगारी का आलम खड़ा कर दिया है, तो उनकी बात सुनने से पहले हमें लगता है दिल्ली की इन तस्वीरों को देख लीजिए जो दिल्ली के जंतर मंतर की है। जंतर मंतर पर पहुंचे हुए तमाम लड़के युवा जो भी मौजूद थे, उनके हाथों में बर्तन थे जो उसे वहां पर ठकठका कर शोर मचा रहे थे। अग्निवीर को लेकर और रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे थे। कुछ तो नंगे बदन हो गए अपने विरोध को दिखाने और बताने के लिए, लेकिन इसी प्रक्रिया को अगर आप दोबारा राजनीतिक तौर पर झारखंड के इलाकों में परखना शुरू करेंगे, तो वहां यह सवाल कहीं ज्यादा मजबूती से उठा कि आखिर बेरोजगारी और गरीबी की परिस्थिति इस दौर में व्यापक क्यों हो चली है और उसके भीतर कहीं कॉरपोरेट की लूट, सरकार की आपसी साझेदारी और सत्ता के जरिए जो रियायत दी जा रही है कॉरपोरेट को, वो तो नहीं है। क्योंकि इस दौर में अगर आप एक क्षण के लिए बजट के आंकड़ों को परख लें, इस देश की अर्थव्यवस्था के उन आंकड़ों को भी देख लें, तो आप हैरत में आ जाएंगे कि इस देश में जो कॉरपोरेट टैक्स था वह इंडिविजुअल यानी पर्सनल टैक्स की तुलना में कम हो गया। 2014 में लगभग 4 लाख करोड़ कॉरपोरेट टैक्स था। उस वक्त जो पर्सनल टैक्स दिया जाता था, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स जो भरते हैं, वो तकरीबन उसका आधा था, 2.5 लाख करोड़ के लगभग। एक तरफ 4 लाख करोड़ और 2.5 लाख करोड़ ये था 2014 में। आज की तारीख में क्या है, टैक्स में जो रियायत दी गई, कॉरपोरेट बढ़ते बढ़ते 8,25,000 करोड़ पर आकर टिक गया और दूसरी तरफ पर्सनल टैक्स जो लिया जाता था, इनकम टैक्स, वो बढ़ते बढ़ते 8,37,000 करोड़ हो गया। यानी कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा इस देश का व्यक्ति इनकम टैक्स दे रहा है। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में जो टैक्स की बढ़ोतरी है और उसके ठीक समानांतर जो बैंकों से कर्ज लिया गया उसमें जो माफी है, अगर उसे भी आप परख लेंगे तो एक जहन आपके सवाल यह भी होगा, तब तो कॉरपोरेट की रईसी इतनी ज्यादा है कि उसको किसानों की जमीन लेने का क्या मतलब। और यह सवाल इसलिए क्योंकि गोड्डा में, जो झारखंड का इलाका गोड्डा है जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, वहां पर किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन अडानी पावर प्लांट को लगाने के लिए ली गई। विरोध बहुत हुआ, लेकिन ताकत वह भी सत्ता के साथ खड़े होने की हो तो फिर कुछ मायने रखता नहीं है, और यही हुआ। अब यह सवाल वहां के लोगों के भीतर भी है
इसीलिए वहां पर अगर कोई भी एक शब्द अडानी का बोल दे तो एक झटके में एक करंट दौड़ने लगता है। और वह राहुल गांधी की इस यात्रा के बीच में भी नजर आया। जहां जहां भी अडानी शब्द का जिक्र हुआ, अब सवाल यह था कि अडानी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। वो गुजरात से आते हैं, दिल्ली की सत्ता के करीब हैं, इस देश का सबसे पिछड़े इलाकों में से एक, झारखंड और भी संथाल परगना का गोड्डा का इलाका, उस इलाके में अडानी का शब्द क्यों गूंजता है? और अगर गूंज रहा है तो क्या जरूरत पड़ गई उस दौर में राहुल गांधी को बार बार अडानी का कहने की स्थिति में कि देश में किसी को न्याय मिलता है तो वो अडानी को मिलता है, बाकी सभी के साथ अन्याय होता है। इन बातों का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? सवाल यही है। संसद के भीतर अडानी शब्द को मिटा दिया गया। जो राहुल गांधी का भाषण संसद के भीतर अडानी और सत्ता या अडानी या मोदी के रिश्ते को लेकर था, उसको तो स्पंज कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया कि आने वाले वक्त में कोई नहीं जान पाए कि कैसा भाषण दिया गया था। लेकिन जब सड़कों पर यह गूंजने लगेंगे शब्द, तो दिल्ली की सत्ता के लिए मुश्किल हालात तो होंगे। और शायद यही वजह है कि आज जब भाषण राहुल गांधी तमाम जगहों पर दे रहे थे तो हर जगह अडानी का जिक्र, इसलिए क्योंकि अडानी के पावर प्लांट गोड्डा में है और वो गोड्डा, दुमका, देवघर के इर्द गिर्द और पाकुड़ के इलाके में इस दौर में लगातार लोगों से मिलते जुलते हुए इसी शब्द को सुन रहे थे। यानी क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो मोदी नाम की गारंटी दे रही है, उसके खौफ तले लोग खामोश हो जाते हैं, मीडिया दिखलाता नहीं है और सब कोई सोचता है कि सब कुछ अनुकूल है। तो जरा आवाजों को सुनिए, जिस आवाज को सुनकर राहुल गांधी को बार बार कई मौकों पर अडानी का जिक्र करना पड़ा। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? पूरी की पूरी न्याय जो हो रहा है, पता है किसके लिए हो रहा है? अदानी के लिए। अदानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अदानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए माफ होते हैं, किसानों के क्यों नहीं माफ करते नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं करते? किसानों ने क्या गलती की है? ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अदानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात एक सेकंड में समझ आ जाती है। भाई और बहनों, देश के सारे रिसोर्सेस, एयरपोर्ट, जमीन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये सारा का सारा जो आपकी पूंजी है, ये नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अदानी भैया बेच नहीं रहे हैं। वो उनको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिया जा रहा है। लगभग आधे दर्जन गांव की जमीन को अडानी प्रोजेक्ट के काम में लाया गया। केंद्र की हरी झंडी थी। जिस वक्त जमीन ली जा रही थी उस समय वहां बीजेपी की सरकार थी। रघुवर दास वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और खास तौर से वहां का एक गांव है मोतिया गांव, जहां बड़ी तादाद में लोग विरोध कर रहे थे और जिनके पास एक एक एकड़ जमीन थी उसको भी ले लिया गया। और वो कहते रहे कि दरअसल हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, पीढ़ियों से जमीन हमारे पास है। जब ये पूरी प्रक्रिया गांव के भीतर और दुरुस्त इलाके में हो रही हो तो दिल्ली का सच क्या है? दिल्ली का सच है कि वह किसानों को राहत, रियायत या मुआवजा उस रूप में देने की स्थिति में नहीं आ पाती है जिस मुआवजे के वो हकदार हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा कॉरपोरेट तबका है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका है, देश में योगदान उनका कितना है यह तो दूर की गोटी है, लेकिन उनको राहत कितनी बड़ी है उसका एक आंकड़ा सुन लीजिए कि बीते 9 वर्षों में इस देश में जो बैंकों से कर्ज कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों ने और जो कॉमन लोगों ने लिया था, वह तकरीबन उसकी जो माफी हुई वह 14,56,226 करोड़। यह 9 बरस का आंकड़ा है। 10वां बरस अब पूरा हो रहा है मोदी सरकार का, लेकिन 9 बरस का आंकड़ा है 14,56,226 करोड़। इसमें से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने जो कर्ज लिया था कि हम इंडस्ट्री चलाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे, देश का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा,
उनको कर्ज माफी सरकार ने दे दी 7,40,968 करोड़ रुपए। और जो बिग कॉरपोरेट्स थे कुछ, जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं 20 से 22 कॉरपोरेट, उनको तकरीबन 4,60,960 करोड़ की माफी दे दी गई। यानी इन दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 12 लाख करोड़, जो 14.5 लाख करोड़ की कर्ज माफी हुई, उसमें 12 लाख करोड़ से ज्यादा की माफी सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट की हो गई। और उस दायरे के भीतर में जो इंडिविजुअल थे, जो छोटे लोग थे, उनकी जो पूरी कर्ज माफी हुई वो तकरीबन 80 से 90 हजार करोड़ भर की है। किसानों की माफी क्यों नहीं, यही सवाल वहां पर उठ रहा है। और जब ये तमाम सवाल उठते हैं तो इस सवाल के भीतर एक बात और होती है, आखिर सरकार को डर क्यों नहीं लगता है? वो क्यों बेखौफ है? क्या उसे वाकई डर नहीं है कि जनता के भीतर उठते सवाल उसकी राजनीतिक गद्दी को डिगा देंगे? या राजनीतिक गद्दी अगर डिग रही है और विपक्ष खड़ा हो रहा है तो फिर एजेंसियां लगी हुई हैं? क्या यही सवाल है? हमें लगता है इस परिस्थिति में एक तस्वीर और 2 दिन पहले की जो जंतर मंतर की है वो जरूर देखनी चाहिए। इस बार सवाल यह है कि इस देश में लोकतंत्र को टेक्नोलॉजी के जरिए कहीं हड़पने का प्रयास तो नहीं हो चला है। और इसीलिए सरकार बेखौफ है, क्योंकि 1-2 लोग नहीं और चंद लोग नहीं, बल्कि एक पूरा हुजूम नजर आता है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर यह कहकर जुटा कि दरअसल ईवीएम का सवाल, उससे आंखें क्यों इलेक्शन कमीशन मूंदे हुए है, क्यों सुप्रीम कोर्ट मूंदे हुए है। और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट अगर आंखें बंद किए हुए और सरकार बेखौफ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो मान चुकी है कि वो चुनाव जीत जाएगी तो बाकी मुद्दे कोई मायने रखते ही नहीं है। क्या वाकई यही सवाल है? उससे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए जो दिल्ली के जंतर मंतर की 2 दिन पहले की तस्वीर है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, आवाज दो, आवाज दो। जाहिर है ये नारे, ये शोर इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए है। कोई यूं ही दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर आंदोलन करने खड़ा नहीं हो जाएगा। राजनीतिक दल कमजोर हैं, इसे जनता जान रही है। राजनीतिक दलों को मजबूती कहां से मिलेगी, जनता इसे भी समझ रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार जिसके हाथ में इस देश के तमाम संस्थान हैं, पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरा सिस्टम है, और इसके बावजूद भी वह बेखौफ है, ये जानते समझते हुए कि सड़कों से उठती हुई आवाज उसी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मसलन बजट 2 दिन पहले आया, उस बजट में जो बढ़ोतरी है वो 6.1% की है। यही ग्रोथ रेट है हमारे बजट की, पिछले साल की तुलना में इस साल के बजट की। लेकिन जो टैक्स का ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 13% है। वो चाहे जीएसटी का हो, चाहे कॉरपोरेशन टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो। इतनी बड़ी तादाद में अगर इस देश के भीतर उठते हुए सवाल दबते चले जा रहे हैं और सरकार मनमाफिक तरीके से चीजों की दिशा में बढ़ती चली जा रही है, तो अगला सवाल यह है क्या वाकई जिन सवालों से दिल्ली को डर लगता है, अब वो सवाल राहुल गांधी अपनी न्याय हक की यात्रा में उठाने लगे हैं, जिससे कम से कम लोग समझ जाएं और लोग ये मान ले कि हां, विपक्ष की राजनीति कमजोर है, लेकिन उसे तय करना है कि मौजूदा सत्ता के साथ वो है या उसे के विरोध कर रही है। यानी विपक्ष की राजनीति एक झटके में उस परिस्थिति से गायब हो जाए और एक नई परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बहुत कम मौकों पर बनती है। यह स्थिति इमरजेंसी के वक्त जरूर बनी थी, जब जनता ने तय किया था इंदिरा गांधी रहेंगी या जाएंगी। मौजूदा वक्त में उठते सवाल क्या कुछ वैसे ही हैं? यह सवाल है या जवाब है? तय आप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।